और इस वक्त हम युद्ध की बात करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुतिन का हर एक फैसला रूस के लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन जो कह देते हैं उसे टालना किसी के बस की बात है नहीं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन के नाक के नीचे एक ऐसी साजिश की शुरुआत हो चुकी है जो पुतिन को पावरलेस कर देगी। ये दावा अमेरिका या पश्चिमी देशों की ओर से नहीं किया गया, इसलिए यह दावा बेहद हैरान कर देने वाला है। क्या यूक्रेन युद्ध से तय होगा पुतिन का भविष्य? पुतिन युद्ध हारेंगे तो क्या सत्ता गंवा देंगे? दुनिया में जितनी चर्चा महायुद्ध में हार जीत को लेकर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा हो रही है पुतिन के भविष्य पर। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन में युद्ध हार गए तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या पुतिन पहले की तरह रूस के सर्वे सर्वा बने रहेंगे या फिर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा? पुतिन के तख्ता पलट को लेकर भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। तख्ता पलट के नए दावे को अगस्त महीने से जोड़ा जा रहा है। दावा है कि अगस्त का महीना आते आते पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा। दावे के मुताबिक तख्ता पलट की साजिश को जमीन पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। पुतिन के तख्ता पलट के पीछे एक बार फिर उनकी सेहत को वजह बताया जा रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ काइरिलो बुडानोव ने दावा करते हुए कहा, महायुद्ध का टर्निंग पॉइंट इस साल गर्मियों के बाद आएगा और आखिरकार पुतिन को अपने पद से हटना होगा। कहने को ये पुतिन के दुश्मन खेमे का दावा है, लेकिन इस दावे को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि युद्ध से पहले यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ही पुतिन के प्लान की सटीक भविष्यवाणी की थी। 24 फरवरी से काफी पहले यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये पहली बार दावा किया था कि यूक्रेन की धरती पर रूस अपनी सेना और टैंक उतारने जा रहा है और ये दावा 24 फरवरी को सही साबित हुआ। अब सवाल है कि क्या यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये नया दावा भी सही साबित होगा? क्या पुतिन का वाकई में तख्ता पलट हो जाएगा? वैसे पुतिन के तख्ता पलट को लेकर इससे पहले भी कई दावे और इरादे सामने आ चुके हैं। ब्रिटिश मीडिया कह चुका है कि जंग में अगर रूस की हार हुई तो रूस में तख्ता पलट हो सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या तक की जा सकती है। अमेरिका के पूर्व जनरल ये दावा कर चुके हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी भी सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। और लिथुआनिया के विदेश मंत्री पुतिन के तख्ता पलट की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। Not even just Putin, but just the whole regime, because one might change. Putin might be changed by his inner circle, but another Putin might rise into his place. And so, as long as the regime would intend to wage wars outside Russia's territory is in place, the countries surrounding it are in danger. And if one thing was proven to those who doubted after 2008 in Georgia and 2014 when the first war in Ukraine started, is that Russia is an aggressive country. युद्ध के बीच विरोधी खेमे के खिलाफ तख्ता पलट जैसी खबरें और उन खबरों को प्रोपेगेंडा बनाना कोई नई बात नहीं है और फिलहाल पुतिन के तख्ता पलट के यूक्रेनी दावे को इसी चश्मे से देखा जा रहा है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या पुतिन के पास बेहद कम वक्त बचा है? क्या यूक्रेन में चल रही जंग अब महज कुछ ही दिन की बची है? आशंकाओं से भरे ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना के एक बड़े अधिकारी ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। क्या है इस दावे की सच्चाई और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
यूक्रेन का सनसनीखेज दावा। हार की कगार पर पुतिन की सेना। रूस में पुतिन के तख्ता पलट की तैयारी। यूक्रेन में इस वक्त जिस जंग को रूस ने छेड़ रखा है, उस जंग को अलग अलग तरह से कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ ये जंग हथियारों की नुमाइश से चल रही है, दूसरी तरफ रूस के विरोधी कूटनीतिक जंग छेड़े हुए हैं। तो जंग का तीसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर। इस मामले में दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ताजा खबर यूक्रेन के सेना के मेजर जनरल किरिलो बुडानोव के हवाले से आई है, जिन्होंने इस जंग के नतीजे का ऐलान कर दिया है। स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल बुडानोव ने ये सनसनीखेज दावा किया है कि अगस्त में इस जंग में नया टर्निंग पॉइंट आएगा। पुतिन बेहद बीमार हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। साल के अंत तक ज्यादातर हिस्सों में जंग खत्म हो जाएगी। जंग के बाद रूस में सत्ता परिवर्तन होगा, यानी साल के अंत तक पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा। जनरल बुडानोव का ये बयान युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी यूक्रेनी अधिकारी की ओर से दिया गया सबसे बड़ा बयान है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के खुफिया प्रमुख उन चंद शीर्ष अफसरों में शुमार थे जिन्होंने इस बात का सही अनुमान लगाया था कि रूसी सैनिक और टैंक यूक्रेन की सीमाओं पर उसके इलाके पर कब्जे की कोशिश करेंगे। और हुआ भी यही। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ उस जंग को छेड़ दिया जो अभी तक तबाही और बर्बादी की अनगिनत कहानियां लिख चुकी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा वॉर को हवा दे रहे हैं। रूस को खदेड़ने के लिए यूक्रेन वो सब कुछ कर रहा है जो कर सकता है। ये कोई नहीं बता सकता कि जंग कितनी लंबी और चलेगी। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं और यूक्रेन को मिलिट्री और आर्थिक सहायता दी है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया जा चुका है कि दुनिया के सामने रूस हार चुका है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो सच को कबूल कर सके। यानी इस जंग को जीतने के लिए हथियारों की लड़ाई के अलावा मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होगा ये इंसान की हिम्मत तय करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में, जहां अब खबरें ये आ रही हैं कि क्यों ही नहीं अब खार्किव से भी रूस पीछे हट रहा है। आखिर कौन है ज़ेलेंस्की की वो महाविनाशक जिनकी वजह से रूस की हालत पतली हो चुकी है। यूक्रेन के युद्ध से घातक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डोनबास की जिस लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस डोनबास के मैदान से भी जंग का नतीजा निकलना शुरू हो गया है। जंग बहुत जबरदस्त चल रही है। पुल उड़ाए जा रहे हैं, टैंक तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें जलकर बर्बाद हो रही हैं, मरे हुए लोगों के शव निकल रहे हैं और जंग का अंजाम भी सामने आ रहा है।
कीव के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं। कीव के बाद अब खार्किव में भी रूस पीछे हट रहा है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर में ज़ेलेंस्की की विजय हो रही है। एक अखबार ने तो साफ लिख दिया कि यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। हथियार तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बम गोले बारूद दोनों तरफ से बरस रहे हैं, लेकिन खार्किव में कौन जीत रहा है? डोनबास की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकल रहा है? किसका पलड़ा वाकई में भारी है, ये हम आपको समझाएंगे। कैसे यूक्रेन की नदियां पुतिन के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई हैं? यूक्रेन की नदियों को आखिर क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं रूस के टैंक? आपको हम ये सब आगे दिखाएंगे। पुतिन की विजय दिवस वाली परेड का बदला ज़ेलेंस्की अब तक ले रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की पुतिन के जवानों की लाशों को दिखा रहे हैं। कौन हैं ये रूसी जवान जिनका कत्ल हो गया? इस पर आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खार्किव की। खार्किव से खबर अब ये है कि रूस की सेना यूक्रेन को लगातार पीछे धकेल रही है। यूक्रेन के युद्ध पर रिसर्च कर रही इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई और दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए खार्किव से हटने का फैसला किया है। देखिए, ये यूक्रेन का वो नक्शा है जिसमें उन हिस्सों को दिखाया गया है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव रूस के प्रभाव वाली सीमा के पास है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव से अब रूस के पीछे हटने की खबरें आ रही है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक खार्किव के जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना ने पलटवार कर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में दोबारा रूसी सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रूस की आर्मी को ना सप्लाई लाइन की दिक्कत है और ना ही यहाँ पर रसद की आपूर्ति में कोई रुकावट है। हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत का भी कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके पुतिन की आर्मी उन इलाकों को हासिल नहीं कर पा रही है जिन पर अब यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक का कहना है कि खार्किव के हारे हुए इलाकों में अब रूसी सैनिक नहीं उतर रहे हैं। इन इलाकों में अब रूस भाड़े के सैनिक उतारने वाला है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट का दावा है कि यूक्रेन का कंट्रोल अब खार्किव के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद डोनेट नदी तक हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया है। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार ही नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां टैंक। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1, 2 और ये तीसरा टैंक। इन तीनों जगहों पर टैंकों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और खबरें पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। खार्किव में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कीव में हुआ था। कीव में भी इर्पिन नदी ने रूसी सेनाओं के रास्ते को रोक दिया था और अब यहाँ पर डोनेट नदी ने रूसी टैंकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कीव में भी रूस यूक्रेन की नदियों वाली लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। ये कीव के पास बहने वाली इर्पिन नदी है और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं आप जरा इन्हें गौर से देखिए। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। जैसे खार्किव में डोनेट नदी ने खार्किव की सुरक्षा की है, वैसी ही इर्पिन नदी ने भी कीव की सुरक्षा की।
यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए जेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। इस वजह से रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, बल्कि इस विशाल नदी इरपिन में ही फंस कर रह गया। जब इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया, तब पुतिन की आर्मी के तमाम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गईं। और इसके बाद जेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया। कीव के अंदर घुसने से रूसी फौजों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को बमों से उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर बहुत फख्र था। पुतिन की आजमाई हुई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को ही उड़ा दिया तो ये टैंक बेकार हो गए। इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुतिन के टैंक भले ही खार्किव के अंदर एंट्री न कर पाए हों, लेकिन पुतिन की मिसाइलें आसमान के रास्ते खार्किव में तबाही बरपा रही हैं। देखिए, ये खार्किव का ही इलाका है जहां रूस की मिसाइलों ने भयंकर कहर बरपाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के इस मिसाइल अटैक में 2 बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। यूक्रेन के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है वो बहुत बड़ा है। Щоб була ціль зруйнувати, створити продовольчу кризу, скажімо, гуманітарну. І, як бачимо, скоріш за все, що була керована ракета. То на викликах потрощило, міняли машини, 2 рази тут потрощило, тоді знову біля Дома культури потрощило, теж були там на викликах, потрощили. Навірно, ми автівок. В гаражі. Ну, як обично, всі готувалися до завтрака. Мгновенно розриви. Упав на землю, піднімаюся, дивлюсь, у брата все горить. Дим, пламя. І він крик. यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है जिससे यूक्रेन के अंदर मानवीय संकट पैदा हो। यूक्रेन में हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहां पर सोलर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। हम लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में। रूसी सेना ने यहाँ तक आतंक मचाया था। मेरे पीछे आप देखेंगे सोलर प्लांट, इसको रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यही सोलर प्लांट रूसी सेना के टारगेट पर था और उनको कामयाबी मिली। वैसे तो कहा जाता है कि यूक्रेन में कभी बिजली जाती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के जरिए यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन एहतियातन कि कभी कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ पर लोगों को बिजली मिल पाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये इलाका है, ये झील आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रूसी सेना वहां तक पहुंच गई थी। उन मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर अभी फिर से उन मकान को बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक एक करके लोग यहां से चले गए क्योंकि काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने डटकर मुकाबला किया, उसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई, पर अभी भी बर्बादी के निशान मौजूद हैं। ये सोलर प्लांट जो इस तरफ मौजूद है, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के कई गांवों में रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। Ну, позиція нестабільна, тобто циркуни ще довгий час переходили з рук в руки. Тобто наші займали їх, вибивали оттуда артилерію, потім вони заходили, їх оттуда звідти вибивали. Хорошо.
В основном очень радует то, что давим оккупанта немножко на ихнюю территорию. Хочется уже, конечно, закончить это все. Хочется домой. Хочется к семье, которая на нынешний момент находится под оккупацией. Я сам из города Купянска. Как бы, в принципе, как-то так. Настроение боевое, очень. Весьма. रूस खार्किव पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि रूस के साथ इसके मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए रूस ये समझता है कि वो यहाँ पर जनता का समर्थन भी हासिल कर सकता है। लेकिन अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावे ये हैं कि पुतिन खार्किव भी हार रहे हैं। यूक्रेन की बढ़त की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और इसमें सबसे अहम है ये 155 mm होवित्जर आर्टिलरी गन। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका की ओर से बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। 1 2 3 4 5। इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाया। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपने युद्ध अभियान से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। Ми припиняємо намагання врятувати з Маріуполя та Азовсталі усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії, вивезення важкопоранених медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати і усіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже задіяли для відповідних переговорів усіх в світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками. दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉर के लिए यूक्रेन लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सफेद कवर में ये रूसी सैनिकों की लाशें हैं जिनको यूक्रेन के सैनिक ट्रेन के डिब्बों में भरने के लिए ले जा रहे हैं। ये सभी रूसी सैनिक वो हैं जो यूक्रेन के सैनिकों के साथ गन टू गन बैटल में या फिर बम धमाकों में मारे गए हैं। इन रूसी सैनिकों के शवों को ट्रेन के डिब्बों में रखा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रूसी सैनिकों के कुल 12 शव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। Тут зберігається декілька сотень тіл окупантів. Таких составів є декілька по території України. Зберігатися вони будуть тут до тих пір, поки не буде на міждержавному рівні прийнято рішення про передачу цих тіл. Українська сторона готова віддати їх вже завтра або навіть сьогодні. Проте звернень щодо отримання цих тіл російською стороною на даний час не було. Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів, плюс 6 за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги. ज़ेलेंस्की के इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो ने रूस को और ज्यादा परेशान किया है। याद कीजिए, आज से करीब 2 महीने पहले रूस की आर्मी की तरफ से कीव पर कब्जा किए जाने के इरादे दिखाए जा रहे थे। कीव के पास टैंकों के वीडियो जारी किए जा रहे थे, लेकिन आज स्थितियां उलट हैं। शायद इसीलिए पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर मिसाइलों से सीधा हमला कर रही है ताकि यूक्रेन में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए।
मौजूद हूं दवाइयों की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जिसका नाम बादम है। आप समझिए कि इसके बारे में कहा जाता था कि अगर यहां तक दवाइयां पहुंच गई तो समझो पूरे यूक्रेन में दवाइयां पहुंच गई। यहां पर दवाइयों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं दवाइयां जिनकी बॉटल्स मौजूद हैं। यहां से कैंसर की दवाएं जाती थी, इंसुलिन बड़े पैमाने पर जाती थी, इसके अलावा आर्मी के लिए दवाएं जाती थी जो नुकसान पहुंचा है। ये बॉटल्स आप देख सकते हैं, ट्यूब्स हम देख सकते हैं और ऐसे में अब यहाँ पर सब तहस नहस हो चुका है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पर रूसी सैनिक रुके हुए थे। इसी प्रीमिसेस में जो पीछे मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगी वहीं पर रूसी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। मेरे पीछे आप देखेंगे यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर रूसी सैनिक ठहरे हुए थे, यहीं पर खाते थे, सोते थे, युद्ध की रणनीति बनाते थे और अभी भी उनकी मौजूदगी के निशान यहाँ पर मौजूद है। और जब वो यहाँ से गए तो पूरी इमारत को तहस नहस करके चले गए। अगर यूक्रेन में जल्द से जल्द युद्ध को रोका नहीं गया तो सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के आम लोगों को ही झेलना होगा। और इस वक्त बड़ी खबर, मारियुपोल में रूस के हमले जारी हैं। रूस की सेना पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमले करने का आरोप है। रूस ने मारियुपोल के ओजो स्थल पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला किया है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिबंधित बम का इस्तेमाल किया गया है और ये आरोप इसके पहले भी लग चुका है और एक बार फिर यही आरोप लग रहा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसका बहुत दिनों तक असर रहता है और इसकी कुछ तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें यह दिख रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब एलपीजी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एलपीजी संकट की वजह से लोग गुस्से में हैं। कोलंबो के स्लेव आइलैंड में लोगों ने कई जगह रोड ब्लॉक किया तो कई जगह थानों का घेराव किया। श्रीलंका के लोगों को अब खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। केरोसिन तेल के लिए भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। ये श्रीलंका की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। स्लेव आइलैंड में इस वक्त हम मौजूद है जहां लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। आर्मी को यहां बुलाया गया था और आर्मी यहां से क्रॉस करके जाना चाह रही थी। इनको भी यहां से वापस लौटाया जा रहा है और ये आर्मी को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है लोग कर रहे हैं तो स्थिति हिंसात्मक ना हो जाए, इस वजह से आर्मी को भी आप यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। लोग अब आर्मी को क्योंकि यहाँ से मुड़ा दिया, वापस भेज दिया, इस वजह से तालियां बजा रहे हैं। पुलिस स्टेशन को इन महिलाओं और इन तमाम लोगों ने घेर दिया था, जिसके बाद आर्मी को यहाँ पर बुलाया गया था और आर्मी अभी यहाँ पर स्टेशन आप देख रहे हैं, आर्मी के अफसर जो हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की भी कोशिश यहाँ कर रहे हैं। लेकिन लोग एलपीजी को लेकर परेशान हैं। लोगों का कहना है अब इससे ज़्यादा इंतजार वो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं और यहाँ अभी लोग लगातार अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी आर्मी के जो लोग हैं आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत इनकी हो रही है। लोगों का कहना है कि आज जब तक गैस नहीं मिलेगी इन सड़क को वो खाली नहीं करेंगे और यही स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। देखें आप दूसरी तरफ जो गनमैन्स हैं वो यहाँ पर तैनात हो चुके हैं स्थिति को किसी भी हालत से संभालने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे वहाँ पर भी फोर्स आपको नज़र आ रही है क्योंकि इस जगह में एलपीजी और फ्यूल यानी पेट्रोल दोनों को लेकर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में ये प्रदर्शन हिंसात्मक ना हो जाए इसके मद्देनजर प्रिकॉशनरी तरीके से यहाँ पर आर्मी को भी बुला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, स्लेव आइलैंड, श्रीलंका। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। टैंक और तोप चलाने की ट्रेनिंग ली। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हुंजा इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। पुलवामा में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर फायरिंग की है और मुठभेड़ के दौरान आतंकी फरार हो चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। तो आतंकी फरार हो चुके हैं लेकिन टीमें अलर्ट है। सीआरपीएफ की टीम, वहां की पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है और सर्च ऑपरेशन के दौरान
ये कदम उठाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आतंकी गिरफ्त में नहीं आए हैं वो शिकंजे में आ सके। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त हम आपको के सामने ये कबूल किया था कि उन्होंने कई अलगाववादियों के फोन टैप करवाए थे, जिसके बाद उन पर स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के भी फोन हैक करने के आरोप लगे थे, जिसका पता चलते ही स्पेन में हड़कंप मच गया था और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई गई। हालांकि खबर है कि स्पेन की खुफिया एजेंसी की निदेशक पाज एस्तेबान ने संसदीय समिति के सामने ये दलील दी थी कि कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने फोन हैक करवाए थे। इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई। स्पेन की रक्षा मंत्री के मुताबिक इस पूरे मामले का पता लगाने में 1 साल का वक्त लग गया। दावा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए थे, जिसके बाद स्पेन सरकार ने यह भी दावा किया था कि इसके पीछे दूसरे देश का हाथ है। हालांकि खुद स्पेन की सरकार पर भी इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी कराने के आरोप लगते रहे हैं। खबर तो ये भी है कि जासूसी की बात सबके सामने आने के बाद स्पेन की सरकार ने वहां की इंटेलिजेंस प्रमुख को बलि का बकरा बना दिया, ताकि स्पेन के उत्तर पूर्व में बसे कैटलोनिया के उन अलगाववादी नेताओं को खुश किया जा सके जिनके फोन टैप करने की खबर से बवाल खड़ा हो गया था। असल में कैटलोनिया पिछले कई साल से स्पेन से आजाद होने की कोशिश में है, जिसके लिए 2017 से ही वहां आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इस मांग पर जनमत संग्रह भी हो चुका है, जिसमें करीब 90% लोगों ने कैटलोनिया को स्पेन से अलग करने के पक्ष में वोट डाले थे, जिसके बाद वहां की स्थानीय सरकार ने इस हिस्से को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। लेकिन स्पेन सरकार ने इस फैसले को एक तरफा बताकर उसे खारिज कर दिया था और तभी से वहां अलगाववादी नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉनबास इलाके में रूस की सैन्य टुकड़ी पर यूक्रेन ने हमला कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें रूस की 1 या 2 नहीं बल्कि 58 फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें कई टैंक भी शामिल थे। वहां से एक वीडियो में तो फौजी गाड़ियां और टैंक नदी के किनारे ऐसे बिखरे दिखे मानो खिलौने हों। दावा किया गया कि रूस की इस भारी भरकम टुकड़ी ने जानबूझकर नदी के रास्ते को चुना। असल में रूसी फौज नदी को पार कर पूरे शहर को घेर लेना चाहती थी, लेकिन उनकी इस रणनीति पर यूक्रेन का प्लान भारी पड़ गया। जैसे ही रूसी टुकड़ी वहां पहुंची, यूक्रेन ने धमाका कर उस पुल को ही उड़ा दिया जिससे वो नदी पार करने की जुगत में थे, जिसकी वजह से रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तहस नहस हो गईं। इनमें उस वक्त पुल पर मौजूद कुछ टैंक तो पानी में भी समा गए। बताया गया कि यूक्रेन ने वहां एक घर में जबरदस्त विस्फोटक इकट्ठा किया हुआ था, जिसके फटते ही वहां तबाही मच गई। उधर यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ सैनिक एक जंगल के बीच छिपते नजर आए। वहीं जैसे ही वो छिपे, उनके पास से 2 टैंक गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के टैंक थे जो यूक्रेन के जवानों की तलाश कर उन पर हमले कर रहे थे। सब कुछ रूसी फौज के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जंगल में हथियारों के साथ छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उनके टैंकों पर बमबारी कर दी। जैसे ही उन्होंने हमले किए, टैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, उसने पुतिन के कुछ फौजियों को भी मार गिराने की बात कही। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन के एक रेडियो चैनल ने रूस और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने हमले एक बार फिर तेज कर दिए हैं। जमीन पर सेना को कवर देने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी बाकायदा शेयर किया गया। वीडियो में हेलीकॉप्टर सैन्य काफिले को कवर करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप एंगल की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें युद्ध की मौजूदा स्थिति को बता रही है। यूक्रेन के रेडियो चैनल के मुताबिक रूस क्योंकि एशिया में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसका अपना कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, ऐसे में अफगानिस्तान उसकी इस जरूरत। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर अपडेट कर दें। यूक्रेन की सेना रूसी हमलों का करारा जवाब दे रही है। निकोलेव इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया। 24 फरवरी से अब तक रूस के 200 विमान युद्ध में तबाह हो चुके हैं। ये तबाही की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के मौजूदा हालात पर फ्रांस के छात्रों से ऑनलाइन बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिर साफ किया कि यूक्रेन रूस के आगे नहीं झुकेगा।
और यूक्रेन पीछे हटने के बजाय रूसी सेना का डटकर मुकाबला करता रहेगा। इसके साथ ज़ेलेंस्की ने बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकालने पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने बुचा नरसंहार और मारियोपोल में रूसी बमबारी से हुई तबाही का भी जिक्र किया। यूक्रेन का आरोप है कि इन दो इलाकों में आम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि मासूम बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन के कई इलाकों पर पुतिन की सेना का कब्जा हो गया, जबकि जंग के दौरान कई जगहों पर रूस की फौज को मुंह की भी खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब युद्ध तभी खत्म होगा जब उन्हें वो सब मिल जाएगा जो उनका है। मतलब ये कि युद्ध अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि रूस का फोकस अब बातचीत पर नहीं बल्कि पूर्वी यूक्रेन पर है, जहां उसकी सेना बमों और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ताकि ज़ेलेंस्की झुकने पर मजबूर हो जाए। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल में फंसी यूक्रेन की सेना के कमांडर ने इलॉन मस्क से अपील की कि वो उनके लोगों को बचा लें। ट्विटर के जरिए मांगी गई मदद में उन्होंने इलॉन मस्क को दूसरे ग्रह से आया हुआ बताया। और यूक्रेन की सेना के कमांडर के मुताबिक इलॉन मस्क धरती पर असंभव को भी संभव करके दिखाने आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने मस्क से मारियोपोल के लोगों को बचा लेने की अपील की। यूक्रेन के कमांडर ने इलॉन मस्क से गुहार लगाई कि वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने में मदद करें। वही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट जहां अब भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। करीब 1 महीने से रूस की सेना ने स्टील प्लांट को घेर रखा है। वहां बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अज़ोवस्ताल का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ही मारियोपोल का वो आखिरी हिस्सा है जहां रूसी सेना अब तक कब्जा कर पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। और इसकी वजह यूक्रेन के वो सैनिक हैं जो स्टील प्लांट के अंदर छिपकर रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, यूक्रेन के सैनिकों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बताया गया कि रूस के सैनिकों से टक्कर ले रहे यूक्रेन के सैनिकों के पास धीरे धीरे खाना और पीने का पानी खत्म हो रहा है। यही वजह है कि उनके कमांडर को इलॉन मस्क से मदद की अपील करनी पड़ी, ताकि अज़ोवस्ताल में फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित निकालकर कहीं और ले जाया जा सके। लेकिन इलॉन मस्क ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना के एक कमांडर को उनसे मदद की उम्मीद जग गई? तो इसके पीछे की वजह है मस्क से जुड़ी वो खबरें जिन्होंने रूस तक को परेशान करके रख दिया। और इन्हीं खबरों ने इलॉन मस्क को यूक्रेन के एक बड़े मददगार के तौर पर पेश किया। एक ऐसा शख्स जो आसमान से सैटेलाइट के जरिए मदद पहुंचाता है। और मस्क पर यह आरोप रूस ने लगाया कि वो अपनी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना को जानकारियां मुहैया करा रहे हैं, वो जानकारियां जो रूस की सेना के लिए घातक साबित हो रही हैं। रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा के डूबने में भी मस्क के सैटेलाइट की भूमिका होने की खबरें सामने आई थी। जंग में मारे गए रूस के कई कमांडरों की लोकेशन भी यूक्रेन को इसी तकनीक से मिलने का दावा किया जा चुका है। माना जा रहा है कि ऐसी खबरों से यूक्रेन की सेना के कमांडर में उम्मीद जगी कि इलॉन मस्क ही अज़ोवस्ताल में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं। उधर रूस के एक सैनिक पर सूमे में वहां के नागरिक की हत्या करने का मुकदमा यूक्रेन में शुरू हो गया। आरोप है कि वादिम शिशिमरिन नाम के इस रूसी फौजी ने 62 साल के बुजुर्ग पर कई राउंड फायरिंग की थी और इसी मामले में वो रूस का पहला ऐसा सैनिक बन गया जिसके खिलाफ यूक्रेन में केस दर्ज किया गया। क्योंकि 21 साल के इस रूसी सैनिक सार्जेंट वादिम शिशिमरिन पर यूक्रेन के नागरिक को मारने का आरोप लगा। ज्ञानवापी मस्जिद में आज के दिन के सर्वे का काम पूरा। छत से चारों दीवारें, गुंबद और आंगन का हुआ सर्वे और वीडियोग्राफी का काम कल भी रहेगा जारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित को गिरफ्तार करने के लिए जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। 18 मई तक हाजिर होने के लिए घर के बाहर चिपकाया गया नोटिस। रेप के आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी। माणिक साहा ने ली त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। कहा, नरेंद्र मोदी का सपना है, उसके तहत काम करेंगे। बिप्लब देब के इस्तीफे के बाद चुने गए थे नेता। मोदी जी का जो सपना है, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो करेंगे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन। सरकार बनाने पर ईवीएम से चुनाव पर चर्चा। आचार्य प्रमोद कृष्णन का राजस्थान सरकार पर हिंदू विरोध। राहुल जी ने ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, ये मांग हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सब करते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों की गोली मारकर हत्या। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया ट्वीट, भारत सरकार से की दखल देने की मांग। राजीव कुमार बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। 25वें सीईसी के पद की ली शपथ। सुशील चंद्रा की जगह संभालेंगे कार्यभार।
बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा। कल लुम्बिनी में बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। न्यूज 18 पर नेपाल से बड़ी कवरेज। एक ही रात में एक शहर के 15,000 लोग कहां हुए लापता। आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए उसी वीरान शहर की दास्तान आज दोपहर 3:45। यूक्रेन के बोजोवा शहर पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। रूसी रॉकेट के हमले से तबाह हुआ सरकारी स्कूल। हर तरफ सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें की बर्बरता की कहानी को बयां करती है। यहीं से रॉकेट आकर अंदर गिरा था और उसने पूरे स्कूल को तबाह कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं यूक्रेन के मोशून इलाके में मौजूद हूं जो राजधानी कीव से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर नुकसान का अंत नहीं है और दर्द बेहिसाब है। ये आप देखेंगे मेरे पीछे, ये एक बैंकेट हॉल हुआ करता था लेकिन अब ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये मोशून इलाका, यहीं पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंगल थे, ये एक्टिव वॉर जोन रहा था और यहाँ से जब रूसी सेना गुजरी तो ये हाल करके चली गई। यहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा है, एक भी शख्स आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और जो ये मोशून इलाका है, काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। ये रिहायशी इलाका, यहाँ पर बैंकेट हॉल भी थे, यहाँ पर घर भी थे जो एक एक करके रूसी हमले की भेंट चढ़ गए। यहाँ से अगर हम जाते हैं, करम आप उस तरफ दिखाइए, ये आप देखेंगे कि बर्बादी के निशान है। यहाँ पर रूसी सेना का आतंक था। जब यहाँ से वो गए तो पूरे इलाके को ध्वस्त करके चले गए। अभी भी यहाँ से लोग चले गए हैं, वापस नहीं लौटे हैं। हम पूरे इलाके से होकर गुजरे, हमें यहाँ पर एक भी शख्स नजर नहीं आया। अब हम बात फिनलैंड की कर लेते हैं। क्या फिनलैंड नया यूक्रेन बनने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब से कुछ देर पहले फिनलैंड ने यह ऐलान किया कि वो नेटो का हिस्सा बनेगा। 18 मई को इसके लिए आवेदन भरेगा और इसी को लेकर के रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन फिर भी फिनलैंड डरा नहीं है। आखिर फिनलैंड में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। NATO's open door policy is even more important for us all. फिनलैंड ने बता दी फाइनल तारीख। रूस ने कहा 10 सेकंड में साफ कर देंगे। परमाणु बम से लैस पुतिन के फाइटर जेट फिनलैंड के पास आसमान में चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन फिनलैंड नहीं डरा। पुतिन ने फिनलैंड की सीमा पर परमाणु बम तैनात करने की धमकी दी, लेकिन फिनलैंड पीछे नहीं हटा। पुतिन ने फिनलैंड को अंधेरे में डुबोने के लिए उसका बिजली कनेक्शन काट दिया, लेकिन फिनलैंड का फैसला नहीं बदला। पिछले 2 महीने से फिनलैंड नेटो में शामिल होने के संकेत दे रहा था, नेटो में शामिल होने की बार बार इच्छा जता रहा था, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया के सामने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 18 मई 2022।
18 मई को फिनलैंड रूस को सीधे सीधे चुनौती देगा। 18 मई को फिनलैंड रूस की तमाम धमकियों और सैन्य खतरों को नजरअंदाज करते हुए नेटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक आवेदन करेगा और उम्मीद की जा रही है कि फिनलैंड के आवेदन के बाद नेटो की बॉडी उसे जल्द से जल्द नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अब सवाल है कि क्या पुतिन अपनी आंखों के सामने अपने पड़ोसी देश फिनलैंड को नेटो में शामिल होते देखते रह जाएंगे, या फिर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जैसा कदम उठाया था कुछ वैसा ही फैसला वो फिनलैंड के खिलाफ भी लेंगे। कहने को तो पूरे हालात और पूरी परिस्थिति एक जैसी है। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके आवेदन से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। फिनलैंड ने तो नेटो में शामिल होने की तारीख तक बता दी है, लेकिन रूस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, पुतिन के बेहद करीबी ने फिनलैंड को तबाह करने की डेडलाइन जरूर जारी कर दी है। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुराबलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। जिस नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी, कुछ वैसी ही चिंता फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ करीब 2000 किलोमीटर की जमीनी सीमा शेयर करता है और फिनलैंड के साथ उसकी 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है। वैसे जिस तेजी के साथ पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, वैसा फिनलैंड के साथ करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए पुतिन को 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। और ऐसे में अगर नेटो के देशों ने फिनलैंड का साथ देना शुरू कर दिया तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और शायद इसी टाइमिंग का फायदा उठाकर फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है। पश्चिमी देश अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि अगर रूस के पड़ोसी देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं तो फिर इसमें पुतिन को दिक्कत क्या है। दरअसल पुतिन अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाल्टिक सागर में पहले से ही रूस नेटो देशों से घिरा हुआ है, और अगर फिनलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर पूरी तरीके से रूस घिर जाएगा, और नेटो देश जब चाहेंगे बाल्टिक सागर में रूस का हुक्का पानी बंद कर देंगे। महायुद्ध के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन लगाया और कहा, हम नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे। पुतिन ने जवाब दिया, ये आपकी भूल होगी। इस भूल के मायने क्या हैं और फिनलैंड की इस भूल पर पुतिन उसे कौन सी सजा देंगे, इसे लेकर नेटो में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि फिनलैंड के बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात करने से लेकर स्वीडन के आसमान में परमाणु हथियारों से लैस फाइटर विमान उड़ाकर पुतिन अपने मंसूबों का ट्रेलर पहले ही दिखा चुके हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत में पुतिन ने 2 टूक कहा, फिनलैंड की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिनलैंड का नेटो में शामिल होना और उसका तटस्थ रुख को छोड़ना बड़ी गलती होगी। वैसे फिनलैंड के साथ तनातनी वाले इस हालात को टालने के लिए पुतिन पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुतिन के टाले ये हालात नहीं टल पाया। आखिरकार पुतिन के सामने फिनलैंड वैसे ही परेशानी लेकर खड़ा हो गया जैसी परेशानी 3 महीने पहले यूक्रेन लेकर आया था। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर बाल्टिक सागर में कैसी स्थिति बनेगी, पहले वो समझिए। बाल्टिक रीजन में एस्टोनिया पहले से ही नेटो का सदस्य है। लातविया और लिथुआनिया भी नेटो से जुड़े हैं। इसके अलावा नेटो सदस्य के तौर पर पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क बाल्टिक रीजन में बड़ा घेरा बनाते हैं। ऐसे में अगर फिनलैंड भी नेटो में शामिल हो गया तो रूस कम से कम बाल्टिक रीजन में नेटो से पूरी तरह से घिर जाएगा। फिनलैंड को नेटो में शामिल कराने को लेकर कितनी तेजी से प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब वो समझिए। रूस की राजधानी बर्लिन में नेटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में फिनलैंड और स्वीडन के विदेश मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। ये बैठक इस बात पर चर्चा के लिए बुलाई गई कि क्या फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने के लिए सारी शर्तें पूरी करता है या नहीं।
इस बैठक से ठीक पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट कर लिखा, मैं बर्लिन पहुंच चुका हूं। यहां मैं नेटो के विदेश मंत्रियों से अपने गठबंधन पर अनौपचारिक चर्चा करूंगा। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के विरुद्ध हमारी कार्रवाई जारी रखने पर भी बात होगी। वैसे फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर तुर्की रोड़े अटका सकता है, क्योंकि तुर्की पहले दिन से ही फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ रहा है। अब मेरे सहयोगी रवि के पास चलते हैं, जो आपको बताएंगे कि पुतिन क्यों नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी देश नेटो में शामिल हो। रवि, रूस ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका कोई पड़ोसी देश नेटो का नया सदस्य बने, क्योंकि रूस फिनलैंड के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो यह भी किया गया है कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन और पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि फिनलैंड के ऐलान के बाद स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का मन बना चुका है और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है। और इस बीच आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, लेकिन अब रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया ने सैन्य मदद की मांग की है नेटो से। आखिर एस्टोनिया ने सैन्य मदद क्यों मांगी है और क्यों एस्टोनिया अब पुतिन के लिए बड़ा खतरा हो गया है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। फिनलैंड स्वीडन के खिलाफ रूस की तैयारी में अड़ंगा। रूस का पड़ोसी एस्टोनिया बना राह का रोड़ा। पुतिन के प्लान पर पानी फेरने की तैयारी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे रूस को हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप के लगभग सभी देश उसके विरोध में हैं। अब रूस का नया दुश्मन उनका पड़ोसी एस्टोनिया बन चुका है। एस्टोनिया नेटो से मिलकर के ऐसी प्लानिंग में है जिससे पुतिन की तैयारियों पर पानी फिर सकता है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया ने नेटो से 15,000 सैनिकों की मांग की है, ताकि वो रूस की मंशा पर अड़ंगा लगा सके। इसे बाल्टिक सागर में नेटो की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की है, क्योंकि रूस की चेतावनी के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की तैयारी कर ली है। फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ पुतिन के अगले ऑपरेशन में एस्टोनिया कैसे अड़ंगा लगा सकता है, इस भौगोलिक परिस्थिति से समझिए। एस्टोनिया रूस के बिल्कुल पड़ोस में बाल्टिक सागर के किनारे है और बाल्टिक सागर में उसके उत्तर की ओर फिनलैंड की सीमा शुरू होती है और फिनलैंड से लगती है स्वीडन की सीमा। फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो से जुड़ने की तैयारी में हैं और रूस इन दोनों पर बाल्टिक सागर से ही एक्शन करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एस्टोनिया की समुद्री सीमा काफी अहम हो जाती है। बाल्टिक सागर ही ऐसी जगह है जहां से रूस फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ अभियान चला सकता है। बिना एस्टोनिया की समुद्री सीमा से फिनलैंड और स्वीडन पर काउंटर करना मुमकिन नहीं होगा। एस्टोनिया भले ही सैन्य ताकत में छोटा है, लेकिन उसके एक कदम से रूस की परेशानी बढ़ सकती है। उसने नेटो से सैनिकों के साथ साथ कमांड सेंटर भी बनवाने को कहा है। साथ ही दावा किया कि उसकी इस मांग से लिथुआनिया और लातविया भी सहमत है, यानी कि बाल्टिक सागर के किनारे के 3 देश रूस के प्लान में रोड़ा अटकाएंगे। एस्टोनिया पहले से ही नेटो का सदस्य है और यूक्रेन के समर्थन में है। दावा ये किया जा रहा है कि मध्य एस्टोनिया में नेटो के एक सैन्य ठिकाने में प्रैक्टिस कर रहे सैनिकों ने अपनी वर्दी पर ग्लोरी टू यूक्रेन नारे लिखकर परेड में हिस्सा लिया और ये सब रूस की सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। साल 2008 में जॉर्जिया और 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो बाल्टिक सागर के किनारे के देशों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है।
इसलिए बाल्टिक सागर से सटे हुए देशों लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, इन देशों में 1,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं बाल्टिक सागर के किनारे के देशों ने नेटो से बाल्टिक सागर की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। एस्टोनिया सरकार की तरफ से आशंका जाहिर की गई है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ऐसी आशंकाओं के बीच एस्टोनिया में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कहा गया कि बाल्टिक सागर में एयर पुलिसिंग की भी जरूरत है ताकि रूसी घुसपैठ को रोका जा सके। जिस तरह से बाल्टिक सागर के किनारे के देश नेटो से गुहार लगा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोशून इलाके में। मेरे पीछे आप तबाही का मंजर देख सकते हैं। जगह जगह ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। ये बस थी जो अब खंडर बन चुकी है, किसी काम की ये बस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर राहत है। ये व्हील्स आप देख सकते हैं, ये साइकिल यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो बेकार हो चुकी हैं, जली हुई हालत में हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पीछे अगर जाते हैं तो ये मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक स्टोर रूम था जहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, लोहे का कुछ सामान है, सब कुछ तितर बितर हो चुका है। और मोशून में अब से कुछ देर पहले मैंने जायजा लिया क्योंकि वहाँ पर जगह जगह अभी भी विस्फोटक सामग्री मौजूद है जिसको अभी माइंस को डिफ्यूज नहीं किया गया है। वहाँ पर मोशून के जंगलों में एक्टिव वॉर जोन था। वहाँ पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं, एक रिपोर्ट आप मेरी देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोशूल इलाके में। दरअसल हम गुजर रहे थे और इस बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी, हम यहीं पर रुक गए। डेंजरस का साइन इस पर बना हुआ है और जब मैंने यहाँ पर आर्मी से पूछा कि ये यूक्रेनी भाषा में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर डेंजरस जोन है, पीछे माइंस है, कभी भी विस्फोट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर माइंस को डिफ्यूज करने के लिए टीम अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ पर समझना बेहद जरूरी होगा। जैसे हम पीछे ये झूले देख सकते हैं बच्चों के लिए, अगर हम इस झूले को गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ पर भी छोटी छोटी माइंस हो सकती हैं जो घुमाने से फट सकती हैं। ऐसे में बहुत सावधानी हमें बरतनी होगी। यहाँ से रूसी सेना चली तो गई है, यूक्रेनी सेना ने जवाब दिया, लेकिन वो माइंस को छोड़ करके गई है। पेड़ पर भी माइंस हो सकती है, तो ऐसे में किसी भी चीज को हम छू नहीं सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे ये ट्रेंच बनाए गए हैं। यूक्रेन की सेना ने यहीं पर रहकर जवाबी कार्रवाई की थी और एक ट्रेंच नहीं है। हम भी खतरा मोल लेते हुए काफी आगे तक गए और उधर को अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी कई किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे ट्रेंचेस बनाए गए हैं। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो बर्बादी के निशान अभी भी मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। फिर से जिंदगी को शुरू करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और इधर हम देखते हैं, करम आप उस तरफ दिखाइए तस्वीरें। देखिए वहां पर भी ये डेंजरस का बोर्ड बना हुआ है। ये इधर भी यूक्रेनी भाषा में लिखा है कि आप किसी चीज को ना छुए, आगे खतरा है, विस्फोट हो सकता है। ये पीछे घना जंगल है। ये एक तरह से एक्टिव वॉर जोन रहा था। यहीं पर रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ था और इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 81 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन दोनों दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का। कितना नुकसान दोनों को हुआ है इसके बारे में बताएंगे मेरे सहयोगी रवि। तो 80 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 26,900 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,972 बनगाड़ियां तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,205 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने इस महायुद्ध में रूस की 542 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 162 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 405 ड्रोन और 200 लड़ाकू तबाह करने का भी बड़ा दावा किया है।